तो दोस्तों आज का टॉपिक है मूल बातें। दोस्तों यह इतिहास भाग 1 कक्षा 12 पार्ट नंबर 3 है। मूल बातों में देखेंगे कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिक्का दिया गया है। इस सिक्के का नाम है एक अवधेय सिक्का, और यहाँ पे एक सिक्का और दिया गया है जो एक गुप्तकालीन सिक्का है। इस पर हो सकता है कि समुद्रगुप्त की आकृति बनी हुई है। यहाँ पर कुछ अभिलेखों पर लिखा गया है, तो इसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करने के लिए कुछ चिन्ह दिए गए हैं। जैसे क को इस प्रकार लिखा जाता है, एक क के लिए है, च के लिए है, यानी कि जब हम इसको लिखा हुआ पाते हैं तो एक अरेंजमेंट के बाद इसको बार बार रिपीट होता है, और इसी रिपीटेशन को देखते हुए एक अर्थ निकाला जाता है, जिससे कि हम उसका हिंदी रूपांतरण या किसी भी लैंग्वेज में इसका रूपांतरण कर सकें। तो देखते हैं ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना की। तो दोस्तों यहाँ पर यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों के साथ मिलकर के आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि, जो देवनागरी संस्कृत भाषा है, इन दोनों को मिला करके ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे, तो उनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। फिर कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप, एक नाम है, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का सन 1838 में अर्थ निकाले। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियन विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लिया जाए। यदि अपोलोडोटस का नाम लिखने के लिए एक प्रतीक नाम अ मान लिया जाए, क्योंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्रकृति में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। यहाँ पर दिया गया है राजा के आदेश। राजन देवनाम प्रियदर्शी यह कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देवनाम प्रिय जो है, यह सम्राट अशोक के लिए एक उपनाम की भांति व्यवहार करता था, यानी कि उनका एक दूसरा नाम देवनाम प्रिय भी है। अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुँचाएँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। तो यह राजा का आदेश था कि मैं कहीं भी रहूँगा, मैं आप लोगों के जनता के लिए हर एक विषयों का अध्ययन या फिर उनकी जानकारी हमेशा प्राप्त करता रहूँगा। ये अभिलेख में लिखा गया है, एक राजा का आदेश है। तो टॉपिक है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को पढ़ा जाए। तो एक अभिलेख ये हो गया। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है।
उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है। जैसे देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उसकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा, पुरालिपि, विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस अभिलेख को एक ही शासक ने बनवाया है या बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों के लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि जो उसमें लिखा है वह सत्य है अथवा असत्य है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हुए हैं? तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हैं। अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या यहाँ पर एक सिक्का दिया गया है जो हिंद यूनानी शासक मेनांडर का है। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे, यानी प्राकृतिक भाषा ऐसी थी जो पाटलिपुत्र में हर जगह समझी जाती थी। क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों का उत्तर पाना सदैव आसान नहीं होगा। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। स्रोत नंबर 11 जिनकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है, यानी कि 11 जो स्रोत है वह अशोक की वेदना के रूप में प्रतिबिंबित है यानी की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। यह अभिलेख तभी लिखा गया होगा जब कलिंग का युद्ध हुआ होगा। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिलता है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई। इनका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र में के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका? राजा की वेदना यहाँ पर देखते हैं। स्रोत नंबर 11 जब देवनामप्रिय प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उसने कलिंग आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनामप्रिय धम्म के गहन, देवनामप्रिय कौन है? अशोक जी हैं। गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवनामप्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। इन्होंने एक लेख पर लिखवाया था। देवनामप्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इनकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उच्चारण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाना या हो पाना सदैव सरल नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्र को पढ़ें, जैसे
इसमें से कुछ का उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया है कि हमें राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान अभिलेख ही नहीं दे सकते हैं। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन यानी कि बहुत पुराना दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशक में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार मुख्य रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य में आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशक में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकार की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित की जाएंगी। तो मूल बातों में इतना ही था। आगे चलते हैं। कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। ईसा मसीह 6 साल बाद यानी 600 साल बाद का है। तमिल भाषा में लिखा गया है। अब आते हैं काल रेखा 1, प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास। 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच धान की रोपाई, गंगा घाटी नगरीकरण, महाजनपद, आहासिक्य आदि मिले थे। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व यानी 100 सालों के बीच में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बन गई थी। लगभग 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण यानी 2 सालों में। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो चुका था। लगभग 272 ईसा पूर्व से 268 या 231 ईसा पूर्व अशोक का शासन रहा। लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, दक्कन में सातवाहन शासकों का शासन रहा। 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर के शक यानी कि एशिया के लोग शासक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के आदि प्रचलित थे। लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। कनिष्क एक बेहतरीन शासक था, इसके विषय में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिकों में। लगभग 100 ईस्वी से 200 ईस्वी के बीच सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेख प्रमाण मिलते हैं। लगभग 300 ईस्वी में गुप्त शासन का प्रारंभ हुआ। लगभग 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच एक भारत के महान सम्राट समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। लगभग 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन में वाकाटक साम्राज्य आदि का उल्लेख मिलता है। लगभग 500 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हुआ। तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ। लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और चीनी यात्री स्वान की यात्रा का विस्तार मिलता है, विवरण मिलता है। लगभग 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय का उल्लेख मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ पर इतिहास का भाग 1 चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें हम लोगों ने पढ़ा राजा, किसान और नगर व्यवस्था। तो दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।